सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर नंबर 2 सवाल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 9 हमें यहाँ दिया गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 2, -3 और निर्देशांक है जो b हमें दिया गया -3 और 4 से समान दूरी पे स्थित हो। देखो, इस क्वेश्चन को समझने का तरीका तो सिंपली ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे x एक्स पर कोई बिंदु है, वो हमें ज्ञात करना है। चलो वो बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, जो भी है लेंगे बाद में, ठीक है। वहां से एक जो दूरी है बिंदु मान लीजिए a की और एक बिंदु है b, उसकी दूरी हमारे दे दी गई है, ठीक है, जिसको हम मान लीजिए p मान लेते हैं। तो P से A की दूरी, और A निर्देशांक था हमारा -2 और 3, और P से B की दूरी जिसका निर्देशांक था -3 और 4, वो दूरी क्या है? इक्वल है, ये बराबर है, ये हमें दिया गया है। हमें वो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, और वह X बिंदु पर है। तो हम क्या ले सकते हैं उसे? यहां पर हम ले सकते हैं उसे x और 0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ग्राफ में जहां पे x होएगा उसके साथ जब वो शुरू होगा तो 0 से शुरू होगा, तो पहला x बाद वाला हो गया 0। तो चलो, क्योंकि दूसरा निर्देशांक y का होता है और y का निर्देशांक 0 रहेगा। चलो, इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या दिया गया था? हमें ये दिया गया है कि हमारा जो बाहरी बिंदु है वो हमारे दोनों जो निर्देशांक दिए गए उनसे बराबर दूरी पे, यानी P से A और P से B बराबर है। P से A और P से B क्या है? बराबर दूरी पर स्थित है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो हमारी दूरी निकालनी है, ये 7वीं प्रश्नावली का सवाल है, तो दूरी निकालने के लिए हमें इसका और इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? हाँ, सबसे पहले x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र है। तो हम पहले ये दूरी निकाल रहे हैं, P से A की दूरी निकाल रहे हैं, फिर हम निकालेंगे P से B की दूरी। चलो, तो हमें पता है P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों को निकालनी है, और दोनों ही बराबर दूरी पर स्थित है। तो फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट में दिए गए हैं फॉर्मूला में। अब देखिए, PA ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। तो पहले वाले PA पे ध्यान देना हमें। x2 कौन सा होता है, x1 कौन सा होता है? देखो, P और A, इसमें जो पहला क्रमांक वो x1 है, इसका पहला क्रमांक x2 है, इसका दूसरा y1 और इसका दूसरा y2 है। तो सबसे पहले हमें चाहिए x2, तो x2 हमारा क्या रहेगा? -2। फिर फॉर्मूला का माइनस, और x1 हमारा कितना है? x, और उसका क्या आएगा? होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना आएगा? 3, फॉर्मूला का माइनस, और y1 हमारा कितना आएगा? 0 होल स्क्वायर, बराबर में। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है PB, तो P से B ये ध्यान रखना हमें। तो इसमें x1 x2 y1 y2, तो पहले आएगा x2 कितना है? -3, फॉर्मूला का माइनस, और x1 कितना है? x होल स्क्वायर, प्लस फिर आ रहा है हमारे पास y2 कितना आएगा? 4, माइनस y1 कितना है? 0, और ऊपर क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, यहां पर हमारे पास जो दोनों यहाँ पे समीकरण आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये समीकरण बन रही है A और B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के आगे माइनस आ गया। अगर हम समीकरण को, सर्व समीकरण को समझे, तो हमें पता है कि हमारी सर्व समीकरण या तो होती है A + B होल स्क्वायर, या होती है A - B होल स्क्वायर। लेकिन इसमें दोनों तरफ माइनस आ गया है, तो इसका सोल्यूशन हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये वो समझ लेते हैं। जब आपको यहाँ पे सर्व समीकरण भी लगानी है और दोनों तरफ माइनस आ रहा है ऐसे करके, तो अब हमें नहीं पता, कंफ्यूज हो रहा है कि हम ये वाली सर्व समीकरण लगाए, ये वाली लगाए। तो सिंपल चीज है, आपको दोनों तरफ माइनस आ रहा है, एक माइनस हटाना है, हम दोनों ही हटा देते हैं, बाहर एक बार माइनस करते हैं। तो देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब ध्यान से देखिए, ये A + B होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लग रही है, तो हम इसमें ये यूज करेंगे। तो अभी आपको समझा दिया है कि यहाँ माइनस तो हट जाएगा बाहर माइनस करने से, तो वो हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली समझ चुके हैं, ये हो गया 2 + x, तो उसका होल स्क्वायर क्या होता है?
ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 3 में से 0 घटाओ 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सेम इसमें भी वही चीज आ रही है, दोनों तरफ माइनस आ रहा है, तो हमें पता है बाहर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों प्लस के हो गए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की समीकरण होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a और b प्लस 4 में से 0 घटाओ 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ध्यान से समझो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इनकी गुणा जो हो रही है वो कर दीजिए, तो वो हो रही है 2 दूना 4 और एक्स का एक्स और प्लस में कितना आ रहा है 9। यहाँ पर भी वही आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 2 तिया 6 हो गया और एक्स हो गया और प्लस में क्या आ गया 16। अब देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया है कैंसिल। ये हम पहले भी कर सकते थे, पहली लाइन में भी, यहाँ कर दिया, अंत में कर लो, कहीं भी कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट एक दूसरे के हो गया है कैंसिल। तो अब देखो क्या है, हम पहले इनको छांट लेते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये बराबर से इधर का प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब एक्स, ये प्लस का 4x है, ये प्लस का 6x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6x। और अब संख्याएं वो उधर करते हैं, तो देखो उधर है 9 और 16, पहले से 9 और 16 दोनों प्लस हो रही है, यानी कितना हो गया 25। और इधर ये 4 और 9 दोनों प्लस हो रहे थे 13, ये प्लस के 13 इधर आएंगे तो किसके हो जाएगा माइनस का 13। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या रहा माइनस, 6x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, किसका माइनस का, बराबर में 25 में से 13 जाएगा तो किसका बचेगा 12। अब हमें पता है x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, तो 2 से अगर हम 12 काटते हैं तो ये जाएगा 6 बार और माइनस का माइनस। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या पूछे गए थे, यहाँ पे p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक थे क्या x और 0। तो अभी क्या है x की x का मान कितना आ गया माइनस का 6 और 0 का 0, तो ये आए p के निर्देशांक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारी 8वीं प्रश्नावली का सवाल है, सिंपल है, समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दिया हुआ हमें साइन a माइनस बी बराबर, ये ऐसा सवाल मैंने पहले भी समझाया था आपको कि जब एक तरफ साइन और दूसरी तरफ कोई मान रखा हुआ तो हमें सारणी के अनुसार देखना है कि 1/2 साइन है तो हम साइन में ही देखेंगे मान कितने डिग्री में आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री में, तो 1/2 की जगह मैं साइन 30 डिग्री लिखूंगा, ये मान दोनों बराबर ही तो है। तो आप ध्यान से देखिए साइन से साइन दोनों तरफ कट गया, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ जो चीजें इक्वल आए वो कट जाती है, क्यों, क्योंकि बराबर के इधर का साइन इधर आ गया तो भाग में अगर दोनों एक दूसरे से कट ही तो जाएंगे। तो बचा क्या है a माइनस बी बराबर बचा है 30 डिग्री, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। ऐसे ही रिलेटेड हमें आगे दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर cos a प्लस बी बराबर में 1/2, तो इस सवाल में वही है cos है a प्लस बी है बराबर है 1/2। देखो cos है तो इधर cos ही रखेंगे और सारणी में देखेंगे कि भाई 1/2 मान कितने डिग्री का आ रहा है, तो मैंने देखा cos के अंदर 1/2 मान आ रहा है 60 डिग्री में, ठीक है। तो देखो cos से cos कट गया तो बचा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास बनी हुई है, हम दोनों को लिख लेते हैं। देखो पहली बनी थी हमारे पास a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और दूसरी समीकरण बनी हमारी a प्लस में b बराबर 60 डिग्री। तो दोनों में देखो a और a दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, तो a और a कितने हो गए 2a, ये देखो माइनस और प्लस ये तो एक दूसरे से क्या हो गई कैंसिल, बराबर में ये दोनों प्लस होंगे तो कितना आएगा 30 और 60 90, सभी को जोड़ने पे, ये तो प्लस माइनस था तो भैया जुड़ा नहीं, वरना तो सभी जुड़ ही रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है a बराबर में 90 डिग्री, ये a के साथ 2 जो गुणा में है वो बराबर से उधर कहाँ चला जाएगा भाग में, तो a बराबर कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आया a का। अब हमें चाहिए a और b दोनों ज्ञात करने,
ए का मान आ गया तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए। जैसे मैंने ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 मेरे पास ये रही, ए की जगह मैं 45 रखूंगा, माइनस बी रखूंगा, बराबर में 30 डिग्री रखूंगा। तो देखो माइनस बी है, ये 30 डिग्री है, प्लस का 45 इधर है, किसका हो जाएगा, सॉरी माइनस का 45 हो जाएगा। तो देखो माइनस का बी और 30 में से 45 जब माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 15 डिग्री, और माइनस माइनस क्रॉस, तो बी का मान भी आ गया है 15 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रश्नावली 9 से रिलेटेड है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री है। देखो इस सवाल में हमें पता है कि जो आकृति बनानी बहुत जरूरी है, ये आप जरूर बनाइएगा। ये एक मीनार है, चलिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, एक चीज हो गई है क्लियर। फिर इसके साथ हमें बोला गया है कि मीनार के जो शिखर है ये होता है इसका शिखर, इससे पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण तो 30 डिग्री बन रहा है। ये लीजिए 30 डिग्री बन रहा है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको यही बताया था कि आप बच्चे कभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो अवनमन कोण होता है एक्चुअली वही उन्नयन कोण बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये जड़ में एकांतर कोण बन रहा है, इसलिए नीचे वाला बराबर ही बनेगा। आप कभी 90 से घटाने मत लग जाना, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो अवनमन कोण है वही उन्नयन कोण बन जाएगा। अब ये कह रहा है बिंदु की मीनार के आधार से, जो ये बिंदु बन रहा है इसकी मीनार के आधार तक की दूरी ये वाली हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा है, हमने इसको कुछ भी मान लिया, x मीटर मान लिया, वरना ए बी सी आप नाम लिख के ए बी मान लो, बी सी मान लो, जो मानना मान लो। तो मैंने क्या किया, शुरू में यहां पर सबसे पहले हमें पता है कि एक मेरे पास लंबा है, एक आधार है, कर्ण की ना मुझे जरूरत है, ना पूछा है, ना बताया। तो मेरे पास ये दो चीजें हैं। अब इसमें सिंपल मेरे को यही ध्यान रखना है कि लंब और आधार है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ जो मुझसे पूछा जाए उसको मैं ऊपर रख लूँ। बाकी एस टू बीस आप किसी भी कर सकते हैं, एस बीस आप उसको नीचे ऊपर कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये आधार था एक्स ऊपर लिखा, पट्टे मैंने इसके लिख लिया है 10 मीटर जो कि लंब है। तो मेरे पास ये बन गया आधार बट्टे लंब। तो अगर आपने लाल कक्का का फॉर्मूला याद रखा होगा, लाल कक्का, तो जिसमें क्या बन रहा है, नीचे वाला मैंने आधार लिया था और ऊपर वाला अब आ गया लंब। तो आधार बटे लंब किस में बन रहा है, ये बन रहा है कोट में। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आप इसको उल्टा कर लोगे तो ये tan बन जाएगा, तो tan का मान रख लेना, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मेरा बना है कोट, और कोट में आगे डिग्री आया 30, x बट्टा 10 है बराबर में कोट 30 का मान सभी को याद रखना पड़ेगा, ये होता है अपना अंडर रूट का 3। तो देखो x है, ये 10 जो भाग में है वो कहां चला जाएगा, गुणा में। लो भैया खत्म। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 11 हो जाए कंप्लीट, क्योंकि हमें x यानी आधार पूछा था, x आधार ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहां दिया गया है 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा। देखो इस सवाल को हम आकृति के बिना समझ नहीं पाएंगे, तो आकृति जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक वृत्त है, तो एक वृत्त का निर्माण हम कर लेते हैं, ठीक है, जैसा ही बना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एक 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर हमें पता है कि एक केंद्र होता है, और हमें यहां बोला गया 5 में वृत्त, जो एक त्रिज्या वाला एक वृत्त है उसका बिंदु P पर स्पर्श रेखा है जो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। आगे जो नाप है वो नाप हम लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक त्रिज्या है, ठीक है, जो स्पर्श बिंदु P और उससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो क्या है, कुछ दूरी पर जा रही है, और वो PQ बन रहा है, P से लेके Q बन रहा है, और वो O जो केंद्र वाली रेखा जा रही है उससे मिल रहा है। चलिए ठीक है, मिला देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमें बोला गया कि OQ हमें जो दिख रहा है OQ ये रहा, ये हमारे पास है 13 सेमी, ठीक है।
और उसके बाद में पी क्यू की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। और एक चीज हमें यहाँ पर एक चीज ये भी दी हुई है ना, त्रिज्या जो P से लेके O तक यही त्रिज्या 5 से में दी गई है। अब इस सवाल में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास चलो इस आकृति के अंदर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, हम कर्ण निकालते तो हम गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, आकृति आप चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, लेकिन जो स्पर्श रेखा के साथ ये जो केंद्र से होने वाली त्रिज्या जो रेखा हम खींचते हैं यही 90 का एंगल बनाती है। तो ये हमारा आधार हो गया है, 90 के साथ वाला हमारा क्या होता है, लंब, और उसके सामने वाली वो भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये भुजा कर्ण है हमारे पास, ठीक है। तो अब एक चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर नीचे बनाते तो हमारा नीचे लंब आ जाता तो आप समझ जाते, बट इससे भी समझ सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। तो अब आप इसे यहां से देखिए कि हमें ये पी क्यू भुजा निकालने जो कि आधार एक्चुअली इसका बेस है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी और क्यू इसके अंदर हम इसमें लेते हैं, और हमें पता है कि 90 के नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला क्या होता है, लंब, और यहाँ पे तीसरी भुजा होती है कर्ण। तो आधार यानी कि पी क्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा कि कर्ण यानी ओ क्यू में से आप क्या करो, जो हमारा लंब है पी ओ वो घटा दो। तो देखो पी क्यू हमें पता नहीं है, स्क्वायर है, और ओ क्यू हमारे पास कितनी थी 13, और पी ओ कितनी हमारे पास त्रिज्या 5। तो देखो पी क्यू एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे 13 का वर्ग कितना आएगा 169, और 5 का 25, जब दोनों घटाएंगे तो बचेगा 144, और यहाँ पे पी क्यू के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, और पी क्यू कितनी आ जाएगी 12 सेमी। तो ये हमारा सवाल नंबर 12 का उत्तर भी आ गया है 12, और ये होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में हमें यहां दिया गया है त्रिज्या है 21 सेमी वाले वृत्त का चाप जो है वो केंद्र पे 60 का कोण बना रहा है। तो साथ में हमें यहाँ पे बताना है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले हम क्या एक वृत्त बना लेते हैं, और उसमें 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप जो केंद्र पे 60 का कोण बना रहा है वो हम बना लेते हैं। देखो केंद्र है ये, और यहां से 21 सेमी त्रिज्या वाला एक त्रिज्याखंड बनाते हैं जिसमें ये आ गया चाप की लंबाई, ये 60 का एंगल बन रहा है यहां पे। अब हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो जो ये संगत जो त्रिज्याखंड आ रहा है ना, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है। देखो त्रिज्याखंड होता है ये वाला भाग, और दीर्घ होता है इसके बाद में जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड आता है। दीर्घ वृत्तखंड भी आता है, लेकिन अभी हम दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये त्रिज्याखंड जो है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये घटा लेंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा। यानी कि सिंपल मैं वापस से बता रहा हूं, पूरे वृत्त में से अगर आप ये वाला भाग घटा लेंगे तो ये बाकी भाग आ जाएगा, और यही हमें ज्ञात करके बताना है। तो देखो पाई का मान, ठीक है, ये एक्चुअली आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। कैसे, पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से होता है क्या, सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक माइनस यहाँ पे थीटा बटे 360 डिग्री था, और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो देखो पाई का मान आर यानी त्रिज्या 21 गुणा 21 ये आ गया, एक माइनस थीटा यानी 60 और बटे में 360 डिग्री। तो देखो 0 से 0 चला गया, 6 से 36 6 बार कट गया, यहाँ पे देखो 7 से 21 कट गया 3 बार। तो बचा क्या है, बचा हुआ हमारे पास यहाँ पे है 22 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 66, और बचा क्या है 21, गुणा कर लेंगे हम बाद में। यहाँ पे देखो 1/1 माइनस 1/6 आ रहा है, तो इसे हमें एलसीएम के थ्रू करना पड़ेगा। कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हम 66 की 21 से गुणा कर देते हैं, यह आएगा
1386 और उसकी गुणा करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते, 1 और 6 का एलसीएम आएगा 6 और 1 का 6 में भाग 6 और 1 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6 का 6 में भाग 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 1386 गुणा में ब्रैकेट खुला तो आया 6 में से 1 5 और बटे में आया 6। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका गुणा करनी है और 6 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कट रहा तो हम काट लेते हैं, ये कट रहा है 6 दूना 12 बच गया 1 6 3 18 6 कम 6 231 की गुणा करनी है 5 से। तो आंसर हमारा आ रहा है 5 1 कम 5 5 3 15 5 दूना 10 और 11। ये आ रहा है हमारा सेमी स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल निकला। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली अथवा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कोई भी एक कर सकते हो, बट हम आपको दोनों समझा देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। दोनों क्वेश्चन एपी से है, 5वीं प्रश्नावली से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अथवा में पहला, वो दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+5 है। ठीक है, यानी हम इसे समझे तो हम ये समझते हैं कि कोई जो nवां पद है यानी आखिरी पद वो है 2n+5। ये हम लिख नहीं रहे, हमें दिया गया है तो हम एज इट इज ही लिख रहे हैं। ठीक है, और हमें यहां पर दिया गया है 7 की अंदर ही कि, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें मान नहीं है तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम n बराबर 1 रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2n की जगह 1 + 5, तो आ रहा है हमारा a1 आ रहा है 2 1 कम 2 और 5 7, यानी a मतलब पहला पद आ गया हमारा। ये हमने n को मान के किया है तो हमारा पहला पद आया है। अब इसी को हम मानते हैं दूसरा पद, यानी n की जगह मान लेते हैं यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, n की जगह दूसरा पद आ जाएगा और 2 जो हमें दिया गया है n हमारे पास है गुणा में 2 प्लस में क्या रहेगा 5। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9। दूसरा पद भी आ गया हमारे पास। 2 पद बहुत है, इससे हम d निकाल सकते हो। d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। तो a2 है 2 और a1 है 7, यानी कितना आएगा 2। अब हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, हमें था कि 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 7 पदों का योगफल यानी Sn यानी S7 ज्ञात करना है, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 गुणा में d। तो हमें क्या करना है, 7 पदों का योग ज्ञात करने के लिए n 7वां पद है। ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2a हमने निकाल लिया था, कितना आया था हमारे पास 7 प्लस में n हमारे पास 7 है -1 गुणा में d भी हमने निकाल लिया था, कितना आया था 2। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसी मान को आगे फॉलो करना है। ये 7 बटा तो एज इट इज रहेगा, और हम यहाँ देखते हैं ब्रैकेट में 2 की गुणा 7 से करने पे आएगा 14 प्लस 7 में से 1 घटेगा तो बचेगा 6। 7 में से 1 6, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 7/2 है और गुणा में 14 और प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा 26, और 2 से 26 13 बार कट रहा है, यानी बचा 7 गुना 13। तो ये हमारा आंसर है 91। तो ये हमारा आया है S7, यानी 7 पदों का योग कितना आ गया है 91। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा अथवा में हमें दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें गया किसी एपी के प्रथम 12 पद है, उनका योग हमें दे दिया गया है। यानी अगर आप इस सवाल को समझो तो हमें S12 दे दिया गया है 468, और इनका सारवंतर यानी कि क्या दिया गया है, डी भी दे दिया गया है 6 है। अब हमें चाहिए 10वां पद यानी A10 हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में अभी इतनी ही हमारे पास चीजें हैं और इसको हमने लिख लिया। तो देखो सबसे पहले जो दिया गया है या पूछा गया है उस पर ध्यान देंगे। तो दिया हमें क्या गया है, क्योंकि हमारे पास A नहीं है, सिर्फ D से हम A10 नहीं निकाल सकते, तो हम S12 के पदों का जो फॉर्मूला था वो लगा देते हैं, जो होता है n/2, n है 12/2 ब्रैकेट
2a हमें पता नहीं है, प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और गुणा में क्या होगा d हमें कितना दिया गया था 6। तो अब देखो S12 कितना है 468, बराबर में 2 से जब 12 कटेंगे तो कितना आएगा 6। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2a है प्लस 11 गुणा 6 से करने पे कितना आएगा 66। अब ब्रैकेट को हम खोल सकते हैं, तो ध्यान से देखो ये 468 है, ये 6 जो गुणा में था कहाँ गया भाग में, ब्रैकेट खुल चुका है। तो यहाँ हमारे पास देखो 6 से 68 में अगर भाग लगाए तो ये जा रहा है 6 7 42 और बच गया 2, यहाँ पे 6 7 42 4 6 8 48, तो ये आ गया है 78। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बराबर में 2a है, तो 2a है ये प्लस का 66 इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 78 में से जब 66 जाएगा तो कितना बचेगा 12, बराबर ये है 2a। a बराबर में अकेला रह जाएगा 12 है, और a के साथ जो 2 गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो a बराबर कितना आ गया 6। अब a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो हम 10वां पद निकाल सकते हैं। 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d, और ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कैसे आएगा। जैसे हमें पता है कि किसी पद का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, तो अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 गुणा में d करेंगे, तो a 10 आ गया, a प्लस 10 गुण में से 1 जाएगा 9 और d, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जितना पद है उसे 1 कम करके d से आप गुणा कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ध्यान से देखिए यहाँ पर a10 हमें निकालना था, a हमारे पास आ गया, हमने निकाल लिया है 9, और d हमें पहले से दिया गया कितना है 6, तो ये a10 हमारे पास आ गया है, 6 रहेगा प्लस में 6 की गुणा 9 से करने पे कितना आता है 54, तो ये हमारे पास a10 कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 54 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 60। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है कंप्लीट।